Very good morning to all and this is कोमल चौधरी. I welcome to all at the YouTube channel GS365. और आज का हमारा सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स का, जहां हम हर रोज डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट ऑफ द न्यूज़ रिगार्डिंग आर एग्जाम. सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स का, जहां हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज यूजुअल जिस तरीके से क्लास को ओपन करते हैं उसी तरीके से आज हम पहले टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्लास किस तरीके से हमारी आगे बढ़ने वाली है, कौन कौन से टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन विद हमारे टॉपिक्स की कौन कौन से टॉपिक्स हैं. तो जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियोस है, लेक्चर्स हैं, उनका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे. GS365 या यूट्यूब पर रहेगा. अगर आपको टेलीग्राम चैनल जाना है तो GS365@u ये रहेगा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको हर डे का लेक्चर जो होता है उसका PDF अपलोड किया जाता है, सो दैट आप रिवाइज कर सकें इजीली. ठीक है, तो बढ़ेंगे हम. सबसे पहले देखेंगे टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हम आज कवर करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कि RBI ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है. यानी कि पिछले लगभग 10 साल में किसी बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है. ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी न्यूज़ है. यूनिवर्सल लाइसेंस क्या होते हैं, ठीक है, किनको मिला है, क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम अपने न्यूज़ ओपन करेंगे. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हम आज के सेशन में क्या क्या कवर करेंगे. सो सेकंड न्यूज़ हमारा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक न्यूज़ है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब बताएंगे क्यों न्यूज़ में आया, ये भी आपको पता चल जाएगा जब हम ओपन करेंगे. राइट, हर न्यूज़ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब न्यूज़ में आया हुआ है, उसका स्टैटिक पार्ट हम कवर करेंगे. और आज की जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, जो एनालाइजिंग वाला पार्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पढ़ चुके हैं कई बार, बट आज जो डाटा है वो आप देखेंगे. ठीक है, जिस कारण यह इंपॉर्टेंट हुई है. भारत की अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता है. मैं कितनी बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि खेल जगत से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़, खेल जगत से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो खेल का पोर्शन है ना, वो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उसे ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है क्वेश्चन बनाने के लिए. सिंपल क्वेश्चन आते हैं और लगाती है. ठीक है, आप इसी सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कैसा पेपर सेट करते. जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति काम करता है, काम के साथ प्रेशर होता है, तो वह जल्दी से जल्दी काम निपटाता है. थोड़ा प्रोसेस समझिए. और खेल का पोर्शन इतना सीधा होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन घुमाने वाली बात ही नहीं होती. तो इजी पोर्शन होता है, क्योंकि आपको डालना है खेल से संबंधित क्वेश्चन डालने हैं. तो आप क्या करेंगे, जो करंट में है सीधा सीधा क्वेश्चन डाल दिया. इसलिए जो खेल जगत से क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में होते हैं, कोई उसमें इफर्ट नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए खेल जगत से कोई भी न्यूज़ बनती है तो आप उसे बस पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखे तो आप इजिली हैंडल कर पाए और कंफर्टेबल पोजिशन में आप रहें. राइट, सो ये हमारा अन्नू रानी जी थी जिन्होंने आज स्वर्ण पदक जीता है. ठीक है, ये कहाँ हुआ था इवेंट, क्या मायने इसके, हम सब कुछ देखने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा है साइन पहल. बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर्सनली मैं कह रहा हूँ. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कुछ सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है. राइट, नेक्स्ट हमारा है भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप फेस्टिवल पैकेज के लिए वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट दी है. तो फेस्टिवल आने वाले, फेस्टिवल सीजन चलने वाला है, तो सरकार ने क्या किया, जो यात्री है उसकी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए, ताकि पता चल जाए पहले डाटा, तो एक फिक्स कालखंड है जिस बीच आप अगर टिकट बुक करेंगे, और वापसी की टिकट भी सेम उसी कालखंड में रहेगी, उसी व्यक्ति की रहेगी. कुछ योग्यताएं हैं, उनके आधार पर अगर आप करते हैं तो आपको एडिशनल वापसी की ट्रिप पर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा. ठीक है, 20% डिस्काउंट का मतलब कि अगर आपका 100 रुपये की टिकट है तो 20 रुपये की छूट मिलेगी, 80 की टिकट होगी. अगर आपका 1000 रुपये का टिकट है तो 200 का छूट हो जाएगा और 800 का टिकट होगा. ठीक है, तो इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप उन योग्यताओं के साथ
टिकट बुक कराते हैं अपना, जो योग्यताएं हम आगे वाले पढ़ने वाले सेशन में पढ़ेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ, जो हमारा क्या है, जो हमारा है कि आरबीआई ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है। तो बेटा ये किसको दिया गया, पहले तो एयू बैंक को दिया गया है। एयू कैसा बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो पहले समझिए एयू, एयू है और ये क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, इन्हें नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखा हुआ है, वहां मैं आपको बता दूंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। तो आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यानी एक यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। यानी कि अब एयू बैंक को, जो कि पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ करता था, अब वह यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य करेगा। यानी कि इस लाइसेंस से उसे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये रहेगा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जब वो यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य करता है तो वह व्यावसायिक और निवेश यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट, निवेश बैंकिंग जो होता है, दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर वह कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो भी वह कर सकता है इसी बैंक से। ठीक है, और बैंकिंग गतिविधि जो करना चाह रहा है वो भी कर सकता है। यानी कि व्यावसायिक गतिविधियां और निवेश बैंकिंग सहित जो सभी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है वह एक ही मंच पर अब एयू बैंक भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ न्यूज ये थी कि एक दशक में क्या इससे पहले किसी बैंक को यह स्टेटस दिया गया था। जी हाँ बेटा, 2014 में बंधन बैंक को, किसको, बंधन बैंक को यह लाइसेंस दिया गया था। बंधन बैंक को यह लाइसेंस दिया गया है। राइट, बंधन बैंक को यह लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, दूसरा किसी और बैंक को भी दिया गया, इससे पहले आईडीएफसी बैंक को भी दिया गया था। ये आईडीएफसी बैंक को दिया गया था और आईडीएफसी प्रथम बैंक था जिसे यह लाइसेंस दिया गया था, फर्स्ट बैंक बना था ये जिसे यह लाइसेंस दिया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2014-15 के बजट में लाया गया था। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को 2014-15 के बजट में हमने देखा था, जहां पर हमें बात की थी स्मॉल फाइनेंस बैंक। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि जो समाज में अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है वहां तक उसे भी बैंकिंग व्यवस्था में शामिल करना, इस उद्देश्य के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया गया। तो मुझे बताइए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको पंजीकरण कहाँ होता है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। कौन से, क्या बेटा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है। ठीक है, सब पंजीकरण हो गया, उद्देश्य पता चल गया, कब लाएगा ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट मेरा लास्ट है कि मुझे बताइए कि इसको लाइसेंस कौन देता है और रेगुलेट कौन करता है। तो बेटा इसको लाइसेंस देता है, इसकी लाइसेंसिंग और विनियमन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत दोनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि इनको लाइसेंस देता है बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, एंड रेगुलेट भी कौन करता है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, एक और योग्यता है कि अगर बात करें पूंजीगत लागत इसमें कितनी होनी चाहिए, कितना जो अमाउंट है, पूंजी है, कैपिटल है, वह हो तब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। तो आपके पास लगभग 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना, मतलब अमाउंट होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। राइट, कुछ बैंकिंग के लिए अलग भी हो सकता है। तो मतलब एक क्या है, एक कॉमन क्राइटेरिया के रूप में देखूं तो 200 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है, एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि सिर्फ फाइनेंस कर सकते हैं, सिर्फ फाइनेंस करते हैं, इनका मेन काम होता है फाइनेंस। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो समझ में आ गया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप मुझे बताइए कि यूनिवर्सल बैंक में जब बदला जाएगा तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होंगी। ऐसे नहीं है किसी बैंक को बदल दिया जाए। जी आप समझ रहे हैं, कुछ योग्यताएं, कुछ क्या होगा, कुछ तो कुछ होगा क्राइटेरिया, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब इस बैंक को
क्या बनाया जाए, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया जाए। तो बेटा पहला क्या है कि इस कम से कम 5 वर्षों तक एक अनुसूचित बैंक के रूप का दर्जा होना चाहिए। जब हम बैंक पढ़ते हैं, टाइप ऑफ बैंक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आप, तब आपको पता चलेगा एक होते हैं शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक, ठीक है। तो अनुसूचित बैंक का दर्जा 5 वर्ष तक उसे होना चाहिए। दूसरा वह कंपनी के शेयर के रूप में मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि जो SFB होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, वह कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। तो कंपनी को रजिस्टर्ड होंगे तो उनके शेयर जो होंगे उनको भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज के रूप में वह रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अगर नेटवर्थ की मैं बात करूं, नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। तो ये क्या होंगे, इसकी योग्यताएं होंगी। इससे अलग भी कुछ योग्यताएं हैं, जी हाँ, इससे अलग फाइनेंस के रूप में भी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पिछले 2 वित्त वर्षों में बैंक को निव्वल लाभ हुआ हो, यानी कि प्रॉफिटेबल बैंक हो, ऐसा ना हो कि वो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा हो, ठीक है। अगर गुणवत्ता की बात करें, पिछले 2 वर्षों में जो गैर निष्पादित संपत्ति है GNPA और निवल गैर संपादित परिसंपत्तियों का क्रमशः कितना होना, 3% और 1%। नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA ऐसा एसेट जिसमें जो परफॉर्म ना कर रहा हो, अर्थात आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आपने फाइनेंस किया, आपने कोई पैसा अमाउंट मार्केट में डाला और वहाँ से इंटरेस्ट या EMI कुछ नहीं आ रहा है 90 दिनों तक, तो वो अमाउंट माना जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो ऐसा वाला एसेट कितना होना चाहिए, GNPA होना चाहिए थर्ड 3% यानी ग्रॉस होना चाहिए, और नेट होना चाहिए 1%, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार के होते हैं, ग्रीन क्या होता है ना, ग्रॉस क्या होता है, नेवल क्या होता है। जब कभी इकोनॉमिक्स में ओपन करूंगा देन ये बहुत ही डिटेल में NPA टाइप कितने होते हैं, कौन कौन सा NPA बनता है, किस तरीके से बनता है, बहुत ही डिटेल में हम कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या, पूरी योग्यता जो हमने बात की कि AU को एक लाइसेंस दिया गया है यूनिवर्सल बैंक के रूप में। तो आपको बताया मैंने योग्यताओं के बारे में कि कौन कौन सी क्राइटेरिया जिनके आधार पर आपको यूनिवर्सल बैंक के रूप में लाइसेंस मिलता है। दूसरा, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, कैसे कैसे बैंक को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो दूसरा मैंने बताया कि RBI ने किस बैंक को अभी लाइसेंस दिया गया, तो AU को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट न्यूज हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति LPG सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने का मंजूरी दे दी है। यानी कि जब इस योजना को लाया गया तो पहले सब्सिडी दी जा रही थी, ठीक है, बट बाद में बंद कर दी गई। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, फिर से इस जो सब्सिडी है उसको एक्टिवेट कर दिया, यानी कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर तक 300 रुपये सब्सिडी आपको फिर से मिलने लगेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले उज्ज्वला योजना है क्या। बेसिकली उज्ज्वला योजना है क्या, यानी कि यह क्या है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, ठीक है, उन परिवारों की महिलाओं को कोई भी पैसा जमा किए बिना LPG कनेक्शन प्रदान करने वाली एक योजना थी। आप सभी को पता है, आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में किसी ने इस योजना को लाभ जरूर लिया होगा, राइट। यानी कि आपको कोई अमाउंट जमा नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने क्राइटेरिया बताना, जो योग्यता आप योग्य हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन दिया जाएगा, साथ साथ गैस चूल्हा और सब चीज़ें दी जाएंगी। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और लैंगिक सशक्तिकरण के लिए। आप देखेंगे कि थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आप सिंपल वर्ड में समझिए कि जब आपने देखा होगा जिनको यह सिलेंडर या गैस कनेक्शन दिए गए हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, साथ ही साथ वह लकड़ियों या फिर गैस चूल्हे को छोड़कर चूल्हे से खाना बनाना, जो क्या कर रहा है, एक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है, ठीक है। इस योजना को कब से स्टार्ट किया गया था, इस योजना को 2016 में स्टार्ट किया गया था बेटा, 2016 में लाया गया था इस योजना को, 2016 मई में। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था, बलिया से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। न्यूज़ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। न्यूज़ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए। नोडल मंत्रालय कौन सा, किस मंत्रालय के द्वारा ऐसे, नोडल एजेंसी कौन है इसका, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नोडल मंत्रालय कौन सा है, पेट्रोल एवं गैस मंत्रालय। पेट्रोल एवं गैस मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। उद्देश्य आपको पता है, उद्देश्य क्या था, स्वच्छ खाना पकाना, ठीक। स्वच्छ खाना पकाने के का जो ईंधन है सभी की उसकी पहुंच, घर के अंदर जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको कम करना। जब वायु प्रदूषण हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं उस धुएं को, तो क्या हो रहा है, जो स्वास्थ्य संबंधी खतरा है उसको बढ़ रहा है,
धुएं से संबंधित होने वाली बीमारियों को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उसको कम करने के लिए उस उद्देश्य के साथ इसकी स्कीम को लाया गया। दूसरा आप समझिए, आपको पता होगा कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं इसका पार्ट बनी, जिनको यह कनेक्शन दिए गए, वो कहीं ना कहीं आपको देखेगा बहुत कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, जंगल जा करके लकड़ी बीन के लाना, फिर खाना बनाना, उस तरीके से उन चीज़ों में क्या थी, इन्वॉल्व थी। इससे क्या हो रहा है, वनों की कटाई एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति उसको काट के ला रहा है, खाना बनाना है, वो भी निहल करके, यानी कि स्वास्थ्य का तो हानिकारक हो ही रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वन के लिए भी हानिकारक है, यानी कि दोहरी मार इससे पड़ रही थी हमें। ठीक है, यानी कि वनों का कटाई हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो वन CO2 को एब्जॉर्ब करते थे, मतलब इनहेल करके एक ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते थे, वो कम हो रहा था, फर्स्ट थिंग। दूसरा, उसको तो कम कर ही रहे थे, हम काट के ला रहे हैं लकड़ी और इनहेल कर रहे हैं उस धुएं को जो हानिकारक होता है। तो हम एक तो हमें पहले से ही खराब एक हवा मिल रही है, ऊपर से हम एक गंदी हवा को और इनहेल कर रहे थे, यानी कि दोहरी मार हमें पड़ रही थी। और दोहरी मार से बचाने के लिए हमने देखा कि एक योजना लाई गई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? ठीक, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी योजना थी, क्या थी योजना थी, पात्रता क्या है, योग्यताएं क्या थी। गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों को की वयस्क महिलाओं को दिया गया था। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना की 2011 के आंकड़ों के आधार पर पहचान की गई थी कि कौन BPL है, और BPL वाली महिलाओं को, यानी कि जो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे की औरतें थी, उनको यह इस योजना का क्या बनाया गया, हिस्सा बनाया गया, पार्ट बनाया गया, उनको यह कनेक्शन दिए गए। अगर मैं उपलब्धि की बात करूं कि इस योजना ने कितना बड़ा एक डाटा कवर किया, कितने लोगों को एक बढ़िया जिंदगी और स्वच्छ ईंधन तक पहुंच प्रोवाइड की, तो एक जो हम बात करते हैं PM प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 पहली बार लाया गया, फिर दूसरी बार लाया गया 2.0, राइट। तो जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 1.0 की बात कर रहे हैं, 2020 तक का डाटा करूं, तो अगर मैं करूं 1.0 की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें कितनी महिलाओं को कनेक्शन दिए गए थे, लगभग 8 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, और यह निर्धारित समय से पूरा कर लिया गया था। यानी कि 1.0 का लक्ष्य था 8 करोड़ कनेक्शन प्रोवाइड कराना, ठीक है, और यह प्राप्त कर लिया गया था, राइट। इसी तरीके से 2.0 में कितने कनेक्शन दिए गए, 2.0 में 1.6 करोड़ एक्स्ट्रा कनेक्शन दिए गए, ठीक है, यानी कि 8 करोड़ प्लस 1 प्लस 6 करोड़, यानी कि लगभग 9.6 करोड़ परिवारों को कनेक्शन दिए गए। ठीक है, तो समझ लो इससे कितना बड़ा एक नंबर था, जो तबका था जो जिसकी पहुंच नहीं हो पा रही थी स्वच्छ ईंधन तक, उसकी पहुंच प्रोवाइड कराना, उसको एक जो जहरीली गैस थी उसको इनहेल करने से रोकना, उसके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होने वाली थी फ्यूचर में उससे को रोकना, साथ ही साथ एक वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड कराना कि आप कनेक्शन पढ़ाएंगे, जब आप गैस भरेंगे तो आपको 300 रुपये की अतिरिक्त राशि यानी कि सब्सिडी के रूप में आपको वापस मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्कीम थी जो हमने देखी। इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा समझे तो विशेषता यही थी जो मैंने आपको बताया कि आपको बिना राशि जमा करे कनेक्शन मिल जाएगा, चूल्हा खरीदने के लिए आपको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी, राइट, और प्रति सिलेंडर आपको 300 रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी, इसमें कोई भी भ्रष्टाचार की संभावना नहीं देखी जा सकती, ताकि जो एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि हम अगर 1 रुपया यहाँ से रिलीज करते हैं किसानों के लिए तो वो 25 पैसे ही पहुंच पाता है। बट जब हम बात करें DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर ना, तो DBT जब हम करते हैं तो उसमें से क्या है, भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम हो जाती है, और क्या होता है, जो हम पहुंचाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लक्ष्य प्राप्त करने में हमें आसानी और इजीली हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने महिलाओं को स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में मदद की और इससे उनका जीवन बेहतर हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्वच्छ ईंधन से बेहतर जीवन हमने उन औरतों को दिया जो महिलाएं स्वास्थ्य में सुधार हुआ, घर के अंदर वायु प्रदूषण में काम करती थी, ठीक है, उनके लिए क्या दिया, एक स्वच्छ जीवन, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन भी साथ में दिया, राइट। तो ये सब चीजें थी जो जुड़ी हुई थी किससे, स्वास्थ्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सॉरी बीमा निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि भारत की अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में स्वर्ण पदक जीता। यानी न्यूज तो सिर्फ इतनी सी थी कि स्वर्ण पदक किसने जीता, तो अन्नू रानी ने जीता है। किस इवेंट में जीता था, अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में जीता है, राइट। तो ये जो इवेंट था ये कहाँ पे हो रहा था बेटा, ये इवेंट हो रहा है पोलैंड में, आप याद रख सकते हैं पोलैंड में ये इवेंट हो रहा था। एक मिनट में साफ दिख रहा है ना भाई, हाँ साफ दिख रहा है
ठीक है। और कौन सा खेल फेंका आपको दिख रहा होगा, भाला फेंकने में ये भाला फेंकती हैं ये। और इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में, इस कंपटीशन में जो भाला फेंका था वो कितना था, कितना रेंज था बेटा, उसका रेंज था 62.59 मीटर। 62.59 मीटर इन्होंने भाला फेंका और इन्हें स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पे जीता, राइट। और भी हम बात कर सकते हैं, अन्नू रानी ने 62 मीटर सीजन का सबसे प्रदर्शन था। रजत किसने जीता, एडा तुगसुन तुर्की के थे जिन्होंने रजत पदक जीता, और कांस्य लियान डेविस ऑस्ट्रेलिया की थी, 58.64 मीटर इन्होंने जीता। इन तीनों ही प्लेयर ने अपना प्रदर्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको पता रहे कि किस व्यक्ति ने, किस देश के व्यक्ति ने, किस देश के नागरिक ने, खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता। तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता था अन्नू रानी, और रजत पदक जीता है एडा तुगसुन ने जो कि तुर्की की थी। कांस्य पदक जीता है लियान डेविडसन ने जो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया से है, राइट। ठीक है साहब, क्लियर, चलो ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा था, एशियाई खेलों की चैंपियन भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मन्नायक में स्वर्ण पदक जीता है। और कहाँ 62.59 मीटर इन्होंने क्या है वो जो जेवलिन था थ्रो किया, ठीक है। तो हमने एक इन्फॉर्मेशन लिया ताकि आपको पता रहे कि कितना फेंका था, ये भी आपको पता रहे, राइट। और साथ साथ कहाँ पे इवेंट हुआ था ये आपको पता चल गया, किसने जीता, किसको हराया ये भी आपको पता होगा। कौन कौन से 3 प्लेयर हैं बेटा, कंपटीशन में 3 प्लेयर थे, अन्नू रानी, एडा तुंगसुन और लियाना डेविडसन। तीनों का कंपटीशन था और स्वर्ण पदक से मिला है, अन्नू रानी को मिला है भारत से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने साइन पहल के अंतर्गत एक राष्ट्रव्यापी खुला दिवस आयोजित किया गया। किसने के द्वारा किया गया, तो बेटा दो अनुसंधान है, IMCR प्लस अनुसंधान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, जिसे बोला जा रहा है DHR, ऐसे भी लिख सकते हैं ICMR प्लस DHR के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई, साइन पहल। ये पहल है क्या बेसिकली, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहल है क्या, क्यों ये न्यूज़ में है, क्या है, इसके द्वारा क्या किया गया। इस पहल के माध्यम से, इस पहल में लगभग 13,000 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये पहल है बेसिकली है क्या, तो पहले तो बताइए साइन का अर्थ क्या लिखा है यहाँ पे, इस साइन का मीन क्या बताया गया है। इस साइन का अर्थ बताया गया है कि जो अगली पीढ़ी के जो साइंटिस्ट होंगे, खोजकर्ता होंगे, उनके लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और इनोवेशन के लिए जो अगली पीढ़ी है उनके लिए इसको किया गया था, ठीक है। उनके लिए क्या था, एक कार्यक्रम था, आउटरीच कार्यक्रम था, ताकि वह जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है, उसको प्राप्त कर सके, ठीक है। जिससे कि जो स्कूली छात्र हैं, स्कूली स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्वास्थ्य हो गया, जैविक चिकित्सा हो गया, उसमें जो उनको कैरियर बनाना है, उनके लिए क्या है, उनको प्रेरित करने के लिए इस इवेंट को रखा गया था। यह इवेंट कब से स्टार्ट हुई, ये पहल कब स्टार्ट हुई थी, तो ये पहल स्टार्ट हुई है बेटा 2024 से स्टार्ट किया गया था, 2024 से इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सिर्फ जिज्ञासा जगाना, लोगों में नवाचार को बढ़ावा देना, और जो हमारे आने वाले शोधकर्ता, आने वाले जो साइंटिस्ट हैं, खोजकर्ता हैं, शोधकर्ता हैं, उनको प्रेरित करना, ठीक है। क्लियर पॉइंट, यानी कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको जो स्वास्थ्य संबंधी हो गया, या फिर हम ये कह लें चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, किताबी प्रैक्टिकल नॉलेज से परिचित कराना, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताना, उसके लिए इस इवेंट को रखा गया था। इस इवेंट में अगर हम बात करें तो भागीदारी को मैं देखूं, इस इवेंट की भागीदारी थी जिसमें हमने देखा कि 9 से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें और कुछ चीज़, कैरियर मार्गदर्शन के बारे में इसमें बात की थी, कैरियर ओरिएंटेशन के बारे में इसमें बात की थी। तो ICMR के जो साइंटिस्ट थे, ICMR के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बच्चों के साथ सीधा संवाद किया, खुले ओपन मंच से बात हुई ताकि क्या वो अपनी कैरियर जर्नी है उसका उन्होंने अनुभव साझा किया, ठीक है। जब आप किसी साइंटिस्ट से मतलब क्या पूछेंगे, तो आप यही तो बात करेंगे आप किस तरीके से हमें इसमें कैरियर बनाना चाहिए,
क्या क्या तरीका हो सकता है, क्या बेस्ट वे हो सकता है टू डील विद दिस, है ना, ताकि हम इजीली और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये तो करते हैं ताकि हम उनका एक अनुभव ले सकें। ठीक है, तो इसे इसलिए लागू किया गया था कि जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है ना, उसको किस तरीके से वह अपनी यात्रा को आसान करे और अपना मार्गदर्शन देना कि वह प्रेरित हों कि वह इस क्षेत्र में, इस फील्ड में अपना कैरियर देखें। ठीक है, महत्व को समझें, तो क्या महत्व इससे हो सकता है, साइन इनिशिएटिव का क्या महत्व हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने ऐसे इनिशिएटिव लगाया तो उससे क्या प्रभाव, क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है स्टूडेंट्स पे। तो इससे विज्ञान में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि जब आपको कुछ चीज़ बताता है तो आपको इंटरेस्ट होता है, आप कहीं ना कहीं एक आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जब आपको ऐसे संवाद, आप डायरेक्ट वैज्ञानिकों से बात करते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं और तब देखते हैं कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी उस चीज़ के लिए बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे हमने जब महत्व के रूप में समझेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ विज्ञान में युवाओं की भागीदारी को इससे बढ़ावा मिलेगा। राइट, दूसरा पॉइंट आइए कि जब ऐसे इनिशिएटिव होंगे तो जन स्वास्थ्य जागरूकता को मजबूत करना, यानी कि जन स्वास्थ्य जो है उनकी जागरूकता को मजबूत कैसे करेंगे, छात्रों को गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में बताना, शोध आधारित समाधानों के बारे में बताना, है ना, इन सब से क्या होगा, इन सब से जन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। ठीक है, तो इस योजना का ये महत्व हमने देख सकते हैं यहाँ पर। अब आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत ही सिंपल न्यूज़ है, वो है कि भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप फेस्टिवल पैकेज के लिए वापसी यात्रा के मूल किराए पर 20% की छूट यहाँ पे प्रदान कर दी है। 20% की छूट यहाँ पे दी है भारतीय रेलवे ने। 2025 के जो त्योहारी सीजन स्टार्ट होने वाला है उसमें राउंड ट्रिप में, ठीक है, राउंड ट्रिप यानी कि आप जाएंगे और वापस आएंगे, तो वापसी आने वाले ट्रिप में 20% का डिस्काउंट देने की बात कही है। और यह बुकिंग जो स्टार्ट होंगी यह 14 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ हो उसको कम करने के लिए यात्रा के व्यस्त महीनों के दौरान ट्रेनों को बेहतर उपयोग, उनके बेहतर तरीके से उनको प्रयोग कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। और भारतीय रेलवे में राउंड ट्रिप योजना इसलिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, यानी कि राउंड ट्रिप के बहाने से ही कुछ लोग पहले निकल जाए, कुछ बाद में निकले, और जो यात्रा, जो एक सर्किट था, जो एक स्पेशल कॉलम है, यानी कि इस बीच में, और सपोज करो यहाँ से लेके 5 से लेके 10 के बीच में बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन हमने एक ऑफर दे दिया कि जो व्यक्ति 3 से 5 के बीच में टिकट बुक कराएंगे और 10 से 15 के बीच में टिकट बुक कराएंगे, उनके लिए एडिशनल क्या होगा, कूपन मिलेगा या फिर डिस्काउंट मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे, जो कुछ लोग थे जो बहुत ही मैंडेटरी हैं वो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे डिस्काउंट की वजह से, जिससे क्या होगा, हम उस भीड़ को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से भारत ने, जो रेलवे विभाग है, उसने यह योजना लॉन्च की है राउंड ट्रिप वाली, इसी तरीके से मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो वापसी का किराया है उस पर 20% छूट दी गई है, जाने पे आपको नहीं दी गई है। ठीक है, इसके अलग अलग क्या है, इसके अलग अलग पात्रता है, अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आप जब बुक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप पढ़िए, इस योजना के लिए बुकिंग कब से स्टार्ट होंगी, 14 अगस्त 2025 को शुरू होंगी। आप सभी को पता है दीपावली है, दीपावली आने वाली है अभी, और साथ के साथ भैया दूज भी आने वाला है, और 15 अगस्त की जो इवेंट है वो भी है। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, ध्यान से समझने के लिए और मैनेज करने के लिए इसे लाया गया था। यानी कि इस पहल का अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य है कि जो बुकिंग के समय पे जो प्रेशर रहता है, किसी सीट कंफर्म नहीं हो रही है, सीट नहीं मिल रही है, नहीं होने के बाद भी लोग चढ़ रहे हैं, भीड़ बहुत जा रही है। ठीक है, आप सही बोलते हैं, त्योहार का सीजन आने वाला है, तो उस जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री हैं, उनको मैनेज करने के लिए इस योजना को लाया गया था। बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, 14 अगस्त से स्टार्ट होंगी, और 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच आगे की यात्रा के लिए बुकिंग शुरू होगी, जबकि वापसी यात्राएं 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के निर्धारित की गई हैं। यानी कि वापसी यात्रा कब से स्टार्ट होंगी, 17 नवंबर, यानी कि आप 17 नवंबर के बाद टिकट बुक करेंगे आने के लिए, देन ही आपको ये क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आप चले तो जाओ, लेकिन आने के लिए आपका कब होगा, 17 नवंबर से 1 दिसंबर, यानी कि भाई दूज से पहले, बाद में आप आएंगे तो, है ना। तो जो भाई दूज के समय जो ट्रांसफर होगा पब्लिक का इधर से उधर, उसको थोड़ा धीमा करने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है साहब, क्लियर। तो बहुत सारी पात्रताएं हैं, तो आप, अगर आपको लगता है इसका लाभ उठा सकते हैं, उठाइए बेधड़क, बिंदास होकर के। ठीक है, तो एज ए एग्जामिनर, एज ए स्टूडेंट ऑफ द गवर्नमेंट पोस्ट, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था।
ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड ग्रेट कैरियर यू हैव। हेलो टू, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।